हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ कैमजोन। आज हम शुरू कर रहे हैं फोर्थ लेक्चर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट 3 लेक्चर्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने थर्मोडायनेमिक्स की इंट्रोडक्शन पढ़ा, टाइप्स ऑफ द सिस्टम, स्टेट फंक्शन एंड द पाथ सिस्टम पढ़ा और रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल एक्सपेंशन और कंप्रेशन के बारे में पढ़ा जो कि किसी सिस्टम के लिए होता है। ठीक है, अब जो अपने पास फोर्थ लेक्चर है, इस फोर्थ लेक्चर में हम शुरू करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को स्टडी करने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पता होनी चाहिए। हम उन इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टर्म होती है वो होती है इंटरनल एनर्जी। देखो, इंटरनल एनर्जी क्या होती है? जो इंटरनल एनर्जी होती है उसको हम यू से डिनोट करवाते हैं। इंटरनल एनर्जी की अगर हम बात करें, इंटरनल एनर्जी इसको किससे डिनोट करवाते हैं? यू से डिनोट करवाते हैं। इंटरनल एनर्जी फॉर ए सिस्टम इज द सम ऑफ द इलेक्ट्रिकल, केमिकल एंड मैकेनिकल एनर्जी। तीन एनर्जीज का जो सम होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी प्लस मैकेनिकल एनर्जी, वो हमेशा किसके इक्वल होती है? इंटरनल एनर्जी के इक्वल होती है। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी को डिफाइन कैसे करोगे? इट इज डिफाइंड एज sum of mechanical plus electrical plus chemical energy is known as internal energy. Okay, now अब अपने पास क्या आता है कि इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन होती है या फिर पाथ फंक्शन होती है, हमें ये डिस्कस करना है। लेट अस कंसीडर हमारे पास कोई कंटेनर है जिसमें गैस फिल की हुई है। ये एक कंटेनर है जिसमें मैंने क्या कर दी, कोई भी गैस फिल की हुई है। ठीक है, इस गैस की जो अपने पास इनिशियल इंटरनल एनर्जी है वो क्या है? U1, यानी U1 जो है वो इसकी इनिशियल इंटरनल एनर्जी है। जहां पे कंटेनर के अंदर गैस फिल की हुई है वो अंदर वाला पार्ट क्या है? सिस्टम, और जो बाहर वाला पार्ट है वो क्या है? सराउंडिंग। इन केस अगर अपने पास ये हो जाए कि यहाँ पे क्या है? गैस है। मैंने क्या काम किया? गैस को एक्सपेंड करवाया। गैस को एक्सपेंड करवाने का मतलब क्या होगा कि गैस का वॉल्यूम क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। जैसे ही गैस का वॉल्यूम इंक्रीज करता है तो जो फाइनल इंटरनल एनर्जी आती है वो अपने पास ये आ गई U2। ये क्या है? फाइनल चेंज इन द इंटरनल एनर्जी। इनिशियल इंटरनल एनर्जी क्या है? U1। जैसे ही मैंने गैस को एक्सपेंड करवाया तो चेंज इन वॉल्यूम कितना आया आपने, यानी कि वॉल्यूम में क्या आएगा? चेंज आएगा। और उस केस में जो फाइनल चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी वो क्या होगी? U2। तब अपने पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या आएगा? चेंज को हम किससे लिखते हैं? डेल्टा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी अपने पास? डेल्टा U। हमें पता है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसकी इक्वल होगी? U2 माइनस में U1। U2 क्या होगी अपने पास? फाइनल इंटरनल एनर्जी, और U1 क्या होगी? इनिशियल इंटरनल एनर्जी। और स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन की जब हमने डेफिनेशन की थी तब भी ये चीज बताई थी कि कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी स्टेट फंक्शन कब होती है? जो वो अपनी इनिशियल और फाइनल वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करती है। तो यहाँ से ये चीज देखने को मिल रही है कि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो किस पे डिपेंड कर रही है? अपनी फाइनल और इनिशियल वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रही है। इट मीन्स कि जो अपने पास इंटरनल एनर्जी होती है वो क्या होती है? स्टेट फंक्शन होती है। क्या होती है? स्टेट फंक्शन। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम, यानी कि पाथ फॉलो के ऊपर डिपेंड नहीं करती, बट इट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल वैल्यूज, सो इट इज अ स्टेट फंक्शन। ओके, नेक्स्ट आती है अपने पास इंपॉर्टेंट टर्म कौन सी होती है? वर्क। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है वर्क। वर्क क्या करता है कि जब भी किसी भी सिस्टम के ऊपर कोई भी चेंज आता है तो उसकी एनर्जी में भी क्या आती है? चेंज आती है। नेक्स्ट टर्म कौन सी है? वर्क। W से डिनोट करवाते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि इफ देयर इज ए चेंज अकर्स इन द सिस्टम देन द एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल आल्सो चेंज एंड दिस चेंज इज रिप्रेजेंटेड बाय वर्क। अगर वर्क की डेफिनेशन लिखनी है ना तो वर्क की डेफिनेशन कैसे लिखोगे? इफ देयर इज अ चेंज अकर्स इन एनी सिस्टम देन द एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल आल्सो चेंज, दिस चेंज इज रिप्रेजेंटेड बाय वर्क। ठीक है, SI यूनिट क्या होती है अपने पास? वर्क की SI यूनिट, SI यूनिट होती है जूल, और CGS यूनिट क्या होती है? अर्क। यहां से एक रिलेशन याद रखना है कि 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्क। ये कई बार न्यूमेरिकल्स में यूज होती है वैल्यू। तो यहां से क्या होगी? वर्क की SI यूनिट क्या होती है? जूल, और CGS यूनिट क्या होती है अपने पास? अर्क होती है। यहां से इन दोनों से एक रिलेशन याद रखना है जो न्यूमेरिकल्स के लिए यूज होता है कि 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्क। ठीक है,
अब देखो वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास क्या होता है, W इज इक्वल टू प्लस माइनस पी डेल्टा वी। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, प्लस माइनस पी डेल्टा वी। इसकी वैल्यू पॉजिटिव कब होती है, नेगेटिव कब होती है, ये हम डिस्कस करते हैं। W की वैल्यू, अगर W की वैल्यू माइनस का पी डेल्टा वी है, इसका मतलब वर्क कैसा है, नेगेटिव है। और वर्क नेगेटिव कब होता है, जब वर्क इज डन बाय द सिस्टम होता है। यानी कि जब अपने पास, यानी कि ये वैल्यू कब यूज करोगे, जब वर्क इज डन बाय द सिस्टम लिखा हो, वर्क इज डन बाय सिस्टम, वर्क इज डन बाय सिस्टम होगा। या फिर हम क्या कहते हैं कि गैस में क्या हो रही है, एक्सपेंशन हो रही है। गैस क्या कर रही है, एक्सपेंड हो रही है, क्योंकि जब गैस एक्सपेंड करेगी तो वर्क इज डन बाय द सिस्टम होगा। इन दैट केस W इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस पी डेल्टा वी होगा। ठीक है। सेकंड केस क्या आता है कि अगर आपके पास वर्क इज इक्वल टू प्लस पी डेल्टा वी है, ठीक है, वर्क की वैल्यू प्लस पी डेल्टा वी, ये वैल्यू कब यूज करोगे, जब वर्क इज, इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम। और वर्क इज डन ऑन द सिस्टम कब होती है, जब अपने पास गैस क्या होती है, कंप्रेस होती है, यानी कि कंप्रेशन का केस आएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपके पास पेपर के अंदर यानी कि क्वेश्चन के अंदर मेंशन होती है कि वर्क इज डन बाय द सिस्टम है या फिर वर्क इज डन ऑन द सिस्टम है। इन अगर किसी केस में कोई ऐसा एग्जांपल आ जाए, कोई ऐसे क्वेश्चन आ जाए आपके पास, न्यूमेरिकल आ जाए, जिसमें आपके पास W की वैल्यू माइनस में लिखी हुई है, तो आप समझ जाना इमीडिएटली कि वर्क इज डन बाय द सिस्टम हो रहा है। अगर वर्क की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव लिखी हुई है, तो इसका मतलब वर्क इज डन ऑन द सिस्टम है। अगर ये दोनों चीजें नहीं लिखी हुई बल्कि ये लिखा हुआ है कि एक्सपेंडेड वर्क है, तो इट मींस वर्क इज डन बाय द सिस्टम एंड वर्क विल बी नेगेटिव। इन केस अगर ये लिखा हुआ है कि गैस इज कंप्रेस्ड, तो आप इमीडिएटली समझ जाना दैट वर्क इज पॉजिटिव, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम है। एक केस और होता है, थर्ड केस होता है, जिसमें क्या होता है कि अगर आपके पास गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाए, चाहे आप गैस को एक्सपेंड करवा रहे हो, चाहे कंप्रेशन करवा रहे हो, पर वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, इसका मतलब वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। अगर आपके पास वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो डेल्टा V क्या होगा, जीरो। डेल्टा V अगर आपके पास जीरो होगा तो यहाँ से वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो, यानी गैस के ऊपर कोई भी वर्क डन नहीं होगा। ठीक है, तो ये था अपने पास वर्क के लिए। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, प्लस माइनस पी डेल्टा V होता है। वर्क की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, व्हेन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। वर्क की वैल्यू नेगेटिव कब होगी, व्हेन वर्क इज डन बाय द सिस्टम। और वर्क जीरो कब होगा, जब व्हेन देयर इज नो चेंज इन द वॉल्यूम, मींस डेल्टा V इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास इंपॉर्टेंट टर्म जो है वो कौन सी है, हीट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है हीट। हीट को हम किससे डिनोट करवाएंगे, Q से, स्मॉल q से डिनोट करवाते हैं। ठीक है, हीट क्या कहते हैं कि किसी भी सिस्टम की एनर्जी में जब चेंज आता है तो वो टेम्परेचर की वजह से चेंज आएगा। ठीक है, इफ देयर इज अ चेंज अकर्स इन द सिस्टम दैट विल बी ड्यू टू द चेंज इन द टेम्परेचर। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिखोगी हीट की, इफ देयर इज अ चेंज अकर्स इन द सिस्टम then the change will occur due to the change in temperature and this is denoted by heat, this is represented by heat। heat क्या होती है अपने पास, Q। ठीक है, SI यूनिट क्या होती है, SI यूनिट, इसकी SI यूनिट क्या होगी अपने पास, जूल। और CGS यूनिट क्या होती है, कैलोरी। CGS यूनिट क्या होगी, कैलोरी। ठीक है, इन दोनों से एक रिलेशन याद रखोगे, वो रिलेशन क्या होता है कि अपने पास जो 1 कैलोरी होती है, 1 कैलोरी वो किसके इक्वल होती है, 4.2 जूल। ये न्यूमेरिकल्स में वैल्यू यूज होती है। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास सेम होगा कि जो अपने पास Q की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और वो क्या हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, Q की वैल्यू पॉजिटिव कब होती है और Q की वैल्यू नेगेटिव कब होती है, ये डिस्कस करना है। अगर आपके पास Q की वैल्यू पॉजिटिव है, इट मींस कि हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम है, हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय सिस्टम, हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय सिस्टम। और अगर आपके पास क्या आ जाए, हीट इज नेगेटिव, इफ Q इज इक्वल टू क्या है, नेगेटिव है, इट मींस कि आपके पास क्या होगी, हीट इज
released, heat is released from the system. तो यहां से इतनी बात याद रखनी है कि जो अपने पास हीट क्यू की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव कब होगी? व्हेन हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम है, और क्यू की वैल्यू नेगेटिव कब होगी? व्हेन हीट इज एब्जॉर्ब्ड नेगेटिव कब होगी? व्हेन हीट इज रिलीज्ड बाय द सिस्टम होगी या फिर फ्रॉम द सिस्टम होगी। तो यहाँ से इतनी बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। तो हमने तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ी है, एक होती है इंटरनल एनर्जी, सेकेंड वन होती है अपने पास वर्क, एंड थर्ड वन इज हीट। ये तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स क्यों पढ़ाई है? क्योंकि ये तीनों टर्म्स अपने पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में यूज होती है। तो अब हम पढ़ते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। नेक्स्ट आते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो आपका क्लास 11th में फर्स्ट चैप्टर है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। उसके अंदर हम 5 लॉज पढ़ते हैं, 5 लॉज स्टडी करते हैं। उसमें से जो आपका फर्स्ट लॉ है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उस लॉ के बेसिस पर है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दैट लॉ, यानी कि जो वहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो हमें क्या कहता है, that mass can neither be created nor be destroyed. It can be converted from one form to another form. Law of conservation of mass पढ़ते हैं। यहाँ हम क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे। और ये लॉ हमें क्या कहता है, इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है, that energy according to this law, energy can neither be created nor be destroyed, but it can be converted from one form of energy to another form. कहने का मतलब क्या होगा कि आप किसी भी सिस्टम की एनर्जी को ना तो क्रिएट करवा सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय करवा सकते हो, बट यू कैन कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। सेकंड क्या कहता है कि टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स क्या होती है, हमेशा फिक्स्ड होती है, कांस्टेंट होती है, वो कभी भी चेंज नहीं होती, ठीक है। तो अपने पास फर्स्ट लॉ जो है वो क्या है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और सेकंड पॉइंट क्या है अपने पास, दैट एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज आल्सो फिक्स्ड। थर्ड कहता है कि एक पॉइंट और है कि एनर्जी ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है कि जिसमें ना तो हीट रिलीज हो सकती है ना ही हीट एब्जॉर्ब हो सकती है। तो ऐसे सिस्टम की एनर्जी भी हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो 3 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है, नोट कर लेना, एनर्जी फर्स्ट पॉइंट है अपने पास कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी कन्वर्टेड वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। सेकेंड पॉइंट है, टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज ऑलवेज फिक्स्ड, एंड थर्ड वन इज दैट एनर्जी ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट, ठीक है। मैथमेटिकली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग मैथमेटिकली फॉर्मूला क्या दिया गया था, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस माइनस डब्ल्यू। ये मैथमेटिकली फॉर्मूला दिया गया था, ठीक है। मैंने क्या लगाया है, प्लस माइनस डब्ल्यू लगाया है। प्लस माइनस डब्ल्यू का मतलब क्या होगा कि यहाँ वर्क डन, वर्क जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वर्क नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो अब आप क्या करते हो, इसकी वैल्यू वर्क की पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव होगी, वो हम किसके बेसिस पे देखते हैं, न्यूमेरिकल के अंदर जो क्वेश्चन हमें दिया गया है उसमें हमें वर्क इज डन बाय द सिस्टम बोला है, एक्सपेंशन बोला है, या फिर वर्क इज डन ऑन द सिस्टम बोला है, या फिर कंप्रेशन बोला है, ठीक है। सबसे पहले हम केस फर्स्ट डिस्कस करते हैं, केस फर्स्ट। और केस फर्स्ट क्या कहता है कि इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम है, इट मींस W क्या होगा, नेगेटिव, और W की वैल्यू किसके इक्वल होगी, माइनस पी डेल्टा V के इक्वल होगी। तो यहां से अपने पास डेल्टा U इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, Q माइनस पी डेल्टा V के इक्वल होगा, ओके। केस सेकंड क्या आता है अपने पास, इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम है, इफ work is done on the system, it means work is positive, then W is equal to क्या होगा, P delta V, it means अपने पास delta U is equal to क्या होगा, Q प्लस में W, ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। Q की वैल्यू भी पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन होगा कि हीट इज एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड फ्रॉम द सिस्टम, ओके। तो ये तो था अपने पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मैथमेटिकली फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस माइनस W। वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव, ये वैल्यू आप किसके न्यूमेरिकल के बेसिस पे चेक करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या आएगी अपने पास, एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट
लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को नेक्स्ट वाले लेक्चर में करवाऊंगी, और उन एप्लीकेशन 3 ही एप्लीकेशंस हैं, उन तीनों को करवाने के बाद न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करवाऊंगी, 3-4 न्यूमेरिकल करवा दूंगी इसके बेसिस पे, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएंगी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने की। ठीक है, थैंक यू।